उत्तर भारत के एक छोटे से गांव श्यामपुर में कड़कड़ाती ठंड की रात थी। ठंड ऐसी कि लग रहा हो हवा में कांच के टुकड़े घूम रहे हों। हड्डियां जमा देने वाली सर्द हवाएं हर खामोशी को चीरती हुई चल रही थी। आकाश पर गहरा कोहरा छाया हुआ था, इतना कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। गांव के लोग सूरज डूबते ही अपने अपने घरों में चले गए थे। अब सिर्फ कंबल और आग ही उनका सहारा थी। मगर गांव के चौराहे पर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक मध्यम जलती हुई लालटेन अभी भी रोशन थी। ये रामू काका की चाय की दुकान थी। इतनी कड़क ठंड में यहाँ तक कि सांस लेने पर भी धुआं निकल रहा था। रामू की दुकान पर दो लोग बैठे थे, गंगा राम और पंडित जी। दोनों ने अपने आप को कंबल में अच्छी तरह लपेटा हुआ था। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इस कड़कड़ाती ठंड में तुम्हारी चाय ना मिले तो आदमी कड़क कर मर जाए। बिल्कुल लाजवाब। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। पेट पालने के लिए थोड़े पैसे कमा लेता हूँ और तुम लोगों को कुछ देर सुकून मिल जाता है। बस यही मेरी कमाई है। रामू, तुम बहुत मेहनती हो। जब तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तब तुम बहुत छोटे थे। पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। अपनी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी जिस तरह तुमने उठाई है वो आज के युवाओं के लिए एक मिसाल है। रामू की आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उसने चूल्हे में लकड़ी का एक और टुकड़ा डाला और कहा, पंडित जी, सपना तो मेरा भी था कि शहर जाकर कुछ बनूं, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। पर अब कोई शिकायत नहीं है। दुकान अच्छी चल रही है। बहन की शादी के लिए भी थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा हूँ। बाहर हवा का शोर बढ़ने लगा था। टिन की छत पर हवा ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत दरवाजा खटखटा रही हो। तभी कोहरे में से निकलते हुए साइकिल की घंटी बजी। साइकिल स्टैंड पर लगाकर वो दौड़ता हुआ चौके के पास आया। ओ भाइयों, आज तो लगता है ठंड जान लेने वाली है। चंद्री ने जमी हुई हाथ आग के ऊपर रखकर कहा, अरे, आज तो महफिल पहले ही जम चुकी है, लेकिन हमारे रघुनाथ काका कहाँ हैं? उनके बिना शाम की मुलाकात अधूरी लगती है। अरे चंद्री, तुम्हें नहीं पता? रघुनाथ काका तो परसों ही शहर चले गए हैं। कुछ जमीन जायदाद का काम था, वसीयत वगैरह बनवानी थी। कह रहे थे 2-3 दिन लगेंगे। धत तेरे की, रघुनाथ काका नहीं है तो मजा करकरा हो गया। उनकी पुरानी कहानियों के बना ये चाय हजम नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, आज पंडित जी कोई किस्सा सुना देंगे। क्यों पंडित जी? अरे भाई, मैं तो बच्चों को अ आ ई पढ़ाता हूँ। रघुनाथ काका जैसी जादुई कहानियाँ मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग जोर दे ही रहे हो तो आज की जलेबी के पैसे मैं ही दूंगा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और दुकान में लटकी हुई लालटेन हल्की सी फड़फड़ाई और बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया था। सिर्फ चूल्हे की आग की हल्की लाल रोशनी बची थी, जो हवा में नाचती हुई परछाइयों को और भी डरावना बना रही थी। अरे रामू, ये क्या हो गया? जल्दी से दिया सलाई जलाओ। तभी आकाश में जोरदार बिजली कड़की। रोशनी की उस चमक में उन्होंने देखा कि कोई खड़ा है। तूफान की शोर बहुत तेज था। वो शक्ल धीरे धीरे अंदर आई, पानी से भरा बोरा हाथ में और एक लाठी। रामू ने माचिस जलाई और एक मोमबत्ती रोशन की। जब रोशनी उस चेहरे पर पड़ी तो सब हैरान रह गए। अरे रघुनाथ काका, आप तो शहर गए थे ना? और इस तूफान में इतनी रात को यहाँ कैसे? रघुनाथ काका का चेहरा पीला पड़ गया था, बिल्कुल सफेद हो चुका था। उनकी आंखें बेहरकत थीं और उनमें एक अजीब सी खालीपन था। उन्होंने भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं शहर से ही आ रहा हूँ। रास्ते में तूफान आ गया, घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा रामू की दुकान पर ही रुक जाऊं। रघुनाथ काका धीरे धीरे चलने लगे। उनके चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो बेंच के कोने पर बैठ गए। रामू ने चाय का ग्लास उनके हाथ में दिया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए चंद्री बोला, काका, अब आप आ ही गए हैं और बाहर मौसम भी कयामत का है, तो एक जबरदस्त भूतों वाली कहानी सुना दीजिए। इसके बिना ये रात नहीं कटेगी।
भूतों की कहानी सुननी है? अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आई थी। बहुत साल पहले नहीं, बल्कि इसी जन्म में। सब लोग सांस रोककर सुनने लगे। बाहर हवा की साए साए और तेज हो गई थी। रघुनाथ काका ने बोलना शुरू किया। ये बात उस वक्त की है जब मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे भूल भुलैया कहा जाता था। लोगों का कहना था कि वहां अमावस की रात को एक साया भटकता है। मैं उस वक्त जवान था, खून गर्म था। मैंने शर्त लगाई और उस हवेली में रात गुजारने चला गया। रात के 12 बजे होंगे। हवेली के एक बंद कमरे से, जो सालों से नहीं खुला था, वहां से रोने की आवाज आने लगी। मैं डरते डरते वहां गया। मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा है। उसके शरीर पर बेशुमार जख्म थे। वो अपनी ही जमीन की मिट्टी को मुट्ठी में दबा रहा था। काका की आवाज भारी होती जा रही थी, जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। मैंने पूछा, बाबा आप कौन हैं? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस अंधेरे गड्ढे थे। उसने कहा, बेटा मुझे मेरे ही अपनों ने मारा है। लालच की खातिर 2 बीघा जमीन के लिए मेरे अपने खून ने मेरा गला घोंट दिया। मैं आज़ादी चाहता हूँ, लेकिन तब तक नहीं जाऊँगा जब तक हिसाब पूरा ना हो जाए। फिर वो साया हवा में उड़ने लगा। वो मेरे पास आया और मेरे कान में सरगोशी की, खून का रिश्ता पानी से भी पतला होता है जब बीच में पैसा आ जाए। मैं वहां से अपनी जान बचा के भाग गया। बाद में पता चला कि वो वही हवेली का मालिक था जिसे उसके ही बेटे ने जहर दे के मार दिया था। कहानी खत्म होते ही दुकान में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पंडित जी ने डरते हुए कहा, काका ये तो बहुत ही खौफनाक था। क्या वाकई अपने ही लोग ऐसा कर सकते हैं? पंडित, कलयुग है। यहाँ भाई भाई के दुश्मन है, बेटा बाप का। लालच इंसान को जानवर बना देता है। तभी बाहर एक मोटरसाइकिल के इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। कोई बहुत तेजी से बाइक चला रहा था। एक नई बुलेट मोटरसाइकिल दुकान के बिल्कुल सामने आकर रुकी। उस पर विकास बैठा था, रघुनाथ काका का अपना पोता। विकास का चेहरा पसीने से भीग गया था, जबकि बाहर कड़ी ठंड थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली थी और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो लड़खड़ाते हुए दुकान के अंदर आया। रामू, पानी पिलाओ जल्दी। रामू ने फौरन पानी का लोटा दिया। विकास ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। क्या हुआ विकास भाई? मत पूछ यार, बहुत बुरा हुआ। मैं शहर से लौट रहा था, रास्ते में मुझे अजीब चीजें दिखाई दी। ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर उसने चारों तरफ देखा। अरे तुम लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हो? और ये जगह आज इतनी बदकिस्मत क्यों लग रही है? अरे विकास, डरो मत। देखो तुम्हारे दादाजी रघुनाथ काका भी यहाँ बैठे हैं। शायद वो भी तुम्हारे साथ ही शहर से लौटे हैं। क्या बकवास कर रहे हो पंडित जी? दादाजी यहाँ होना नामुमकिन है। अरे भाई, नशा करके आए हो क्या? वो देखो तुम्हारे पीछे बेंच पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। विकास ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां बेंच खाली थी, वहां कोई नहीं था। तुम लोग मुझे पागल बनाना चाहते हो। वहाँ वाकई कोई नहीं था। सब हैरान होकर देखने लगे। वाकई बेंच पर कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ चाय का खाली कप पड़ा था। अरे अभी तो काका यहीं थे, कहाँ गए? शायद बाथरूम गए होंगे। तभी दुकान के कोने से अंधेरे में से एक आवाज आई, वही गूंजती हुई आवाज, मैं यही हूँ विकास, तेरे बहुत पास। ये आवाज सुनकर विकास की गले में जान अटक गई। वो पीछे हटा और दीवार से टकरा गया। कोहरे ने दुकान के अंदर भी धावा बोल दिया। धुएं के बीच से रघुनाथ काका बाहर निकले, लेकिन अब वो आम बूढ़े आदमी नहीं रहे थे। उनका शरीर लंबा हो चुका था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उनके गले पर एक गहरा काला निशान था और पेट से खून रिस रहा था। दादू नहीं, तुम तो भूत की शक्ल हो। उसने अपनी उंगली विकास की तरफ उठाई। उसकी आवाज अब दुकान की दीवारों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। बता विकास,
बता इन सबको कि मैं यहाँ कैसे आया। बता कि तू शहर से अकेला क्यों वापस आया। दुकान में मौजूद बाकी लोग, रामू, पंडित जी, गंगा, राम, चंद्री, सब खौफ से एक दूसरे से चिपट गए थे। वो समझ जा रहे थे कि जैसे कोई बुरा वक्त उनका गवाह बनने वाला हो। रघुनाथ काका की रूह चीखी। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बताता हूँ। दुकान का माहौल बदल गया। ऐसा लगा जैसे सब लोग किसी और वक्त में पहुंच गए हों। एक मंजर उनकी आंखों के सामने तैरने लगा। मंजर एक दिन पहले की शाम का था। शहर जाने वाला पुराना पुल, नीचे नदी भड़क रही थी। रघुनाथ काका और विकास पुल के किनारे खड़े थे। विकास बेटा, वसीयत में मैं आधी जमीन तुम्हारे पागल चचा के नाम कर रहा हूँ, जो जहनी तौर पर बीमार था। उसके पास कोई सहारा नहीं है। तुम्हारे पास तो सब कुछ मौजूद है। क्या? उस पागल को आधी जमीन कभी नहीं मिलेगी। मैंने उस जमीन के लिए सौदे तय कर रखे हैं। मुझे पैसे चाहिए दादा। मुझे शहर में कारोबार शुरू करना है। नहीं बेटे, लालच मत करो। वो तुम्हारा चाचा है। तो फिर तुम नहीं रहोगे? विकास ने बिना किसी रहम के चाकू अपने दादा के पेट में घोंप दिया। एक बार नहीं, कई बार रघुनाथ काका खून से लथपथ होकर गिर पड़े। विकास ने काका के बेजान जिस्म को उठाया और बढ़ती हुई नदी में फेंक दिया। चल, अब नदी में ही सड़ जा। जमीन अब मेरी है। माफ कर दो दादू, मुझसे गलती हो गई। लालच ने अंधा कर दिया था। अब मुझे मत मारो। माफी, गलती की माफी होती है विकास, गुनाह की नहीं। तूने सिर्फ मुझे नहीं मारा, तूने भरोसे का कत्ल किया है। तूने उस बेसहारा चाचा के हक को मारने की कोशिश की। आज इंसाफ होगा। जो तूने बोया है वही काटेगा। विकास ने भागने की कोशिश की। रघुनाथ काका ने अपना हाथ बढ़ाया। एक नामालूम ताकत ने विकास को हवा में उठा लिया। विकास हवा में हाथ पांव मार रहा था। उसका सांस फंस रहा था। मेरी जमीन तुझे चाहिए थी ना, अब तुझे वही जमीन मिलेगी, हमेशा के लिए। एक तेज रोशनी हुई और विकास का जिस्म जोर से जमीन पर गिर गया। तूफान अपनी उरूज पर था। लालटेन का शीशा टुकड़े टुकड़े हो गया। रामू और बाकी लोग खौफ से बेहोश हो गए। जब अगली सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। सूरज की हल्की किरणें कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। रामू, पंडित जी और बाकी सब होश में आए। उन्हें लगा शायद उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है। उफ, सर फट रहा है। रात को क्या हुआ था? दुकान के बिल्कुल सामने कीचड़ में विकास की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा खौफ से बिगड़ चुका था। आंखें खुली हुई थीं और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके गले पर बिल्कुल वैसे निशान थे जैसे किसी ने उसे लोहे की गिरफ्त से दबाया हुआ था। कुछ ही फासले पर पुलिस जीप की सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस को नदी के किनारे कुछ मील दूर एक मछुआरे के जाल में रघुनाथ काका की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, चाकू के जख्मों से। तो कल रात जो हमारे साथ बैठा था वो रघुनाथ काका की रूह थी। वो अपने कातिल को सजा देने और हमें ये बताने आए थे कि इंसाफ होता है। उस दिन के बाद से श्यामपुर के लोग अंधेरे में उस दुकान के पास से गुजरने से डरते थे, लेकिन रामू ने दुकान बंद नहीं की। वो हर शाम पहली चाय का प्याला निकाल के उसी खाली बेंच पर रख देता था। रघुनाथ काका की याद में कहते हैं कि आज भी कड़ाके की ठंड और कोहरे वाली रातों में अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसे चाय की दुकान से 2 लोगों की हंसी और बातों की आवाज आती है, चाहे दुकान खाली ही क्यों ना हो।